सो दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी अबाउट क्लेथरेट्स एंड इस लेक्चर में हम क्लेथरेट्स होते क्या है और कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन होती हैं जिनसे हम इन क्लेथरेट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं एज वेल एज हम क्लेथरेट्स की स्टेबिलिटी और डिकम्पोजिशन के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो अगर हम क्लेथरेट्स की बात करें तो क्लेथरेट जो है इट्स अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब केज टाइप कंपाउंड होता है। इट्स अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है केज टाइप कंपाउंड। अब इन क्लेथरेट्स को हम केज टाइप कंपाउंड्स क्यों कहते हैं इसे हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। और अगर हम इन क्लेथरेट्स के डेफिनेशन की बात करें तो एक्चुअली में इस क्लेथरेट को समझने के लिए लेट्स डिस्कस ए कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है एंड वी नो कि जो भी हमारे पास कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं ये कंपाउंड्स डिफरेंट या सेम एटम्स से मिलके बने हुए होते हैं। और अगर हम इन कंपाउंड्स में इन एटम्स की अरेंजमेंट की बात करें तो इन एटम्स का एक प्रॉपर वेल डिफाइंड 3D अरेंजमेंट होता है जिन्हें हम समटाइम्स क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। सो वी कैन से कि किसी भी कंपाउंड की अगर हम क्रिस्टल लेटिस की बात करें तो किसी भी कंपाउंड की जो क्रिस्टल लेटिस होगी इस क्रिस्टल लेटिस में वैकेंट स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं और जिन्हें हम सिंपली कैविटीज़ और इंटरस्टिशियल साइट्स या होस्ट्स कहते हैं। अब जब भी इन कैविटीज़ में कोई फॉरेन एटम आयन और मॉलिक्यूल इन कैविटीज़ को ऑक्यूपाई करता है या कोई भी फॉरेन एटम आयन और मॉलिक्यूल इन कैविटीज़ में इंट्रैप हो जाता है तब जो यहाँ पे कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है इस कंपाउंड को हम क्लेथरेट कंपाउंड कहते हैं। सो वी कैन से कि क्लेथरेट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो क्रिस्टल लेटिस होती है इन क्रिस्टल लेटिस में कोई फॉरेन एटम आयन और मॉलिक्यूल इन क्रिस्टल लेटिस को ऑक्यूपाई करता है। सो अगर हम इन कैविटीज़ की बात करें तो ये कैविटीज़ जो है इन्हें हम समटाइम्स होस्ट्स भी कहते हैं और जो इन कैविटीज़ में एटम आयन और मॉलिक्यूल जो इन कैविटीज़ में इंट्रैप होता है इनको हम गेस्ट्स कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड गेस्ट्स। और अगर हम इन क्लेथरेट्स के जनरल फार्मूला की बात करें तो इन क्लेथरेट्स का जनरल फार्मूला NHMG होता है। सो दिस NHMG इज द जनरल फार्मूला जिनसे हम इन क्लेथरेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे H जो है H इज द होस्ट एंड G इज द गेस्ट। H जो है दिस इज द होस्ट और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इट्स अ कैविटी और इंटरस्टिशियल साइट। और गेस्ट जो है दैट इज द फॉरेन एटम आयन और मॉलिक्यूल जो इन कैविटीज को ऑक्यूपाई कर पाता है। और अगर हम इस N की बात करें N का मतलब होता है नंबर ऑफ होस्ट्स प्रेजेंट इन ए क्रिस्टल लेटिस, यानी कि कितने नंबर ऑफ होस्ट्स इन क्रिस्टल लेटिस में प्रेजेंट हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इस क्रिस्टल लेटिस की बात करें तो इस क्रिस्टल लेटिस में 1 2 3 4 यहाँ पे 4 होस्ट्स इस क्रिस्टल लेटिस में यहाँ पे प्रेजेंट है और वी कैन से 4 वैकेंसीज और 4 कैविटीज इन क्रिस्टल लेटिस के बीच में प्रेजेंट है। एंड M जो है M इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ guest molecules और we can say N is the maximum number of atoms, ion और molecule जो इन cavities को occupy करते हैं। अब अगर हम इन hosts और guests को further यहाँ पे discuss करें, अब मान लीजिए हमारे पास एक crystal lattice है, इस crystal lattice में हमारे पास 4 hosts हैं। So we can say कि यहाँ पे 4 guests और 4 atoms जो है वो इन 4 cavities को यहाँ पे occupy कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता क्योंकि जो भी हम क्लेथरेट कंपाउंड्स को देखते हैं, जिन भी क्लेथरेट कंपाउंड्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, इन क्लेथरेट कंपाउंड्स में जो कैविटीज जो प्रेजेंट होती हैं सभी कैविटीज एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स से ऑक्यूपाई नहीं होती। और वी कैन से एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सभी कैविटीज को यहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं कर पाते। अब इसके पीछे एक रीजन होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास जो 4 कैविटीज जो प्रेजेंट हैं इन 4 कैविटीज का डायमीटर जो है दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि पहली कैविटी का जो डायमीटर है दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम और दूसरी कैविटी का जो डायमीटर है दैट इज 2 एंगस्ट्रॉम एंड तीसरी का डायमीटर जो है दैट इज 3 एंगस्ट्रॉम और जो फोर्थ कैविटी हमारे पास प्रेजेंट है इसका डायमीटर है 4 एंगस्ट्रॉम। अब मान लीजिए हमारे पास 4 गेस्ट्स यहाँ पे हैं और वी कैन से
वी हैव 4 फॉरेन एटम्स जो इन कैविटीज को ऑक्यूपाई करेंगे। अब इनमें से एक का डायमीटर 1 एंगस्ट्रॉम है, दूसरे का 2 एंगस्ट्रॉम है, तीसरे का 3 एंगस्ट्रॉम है, एंड जो चौथा हमारे पास जो गेस्ट मॉलिक्यूल है इसका डायमीटर जो है दैट इज 5 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो 1, 2 और 3 एंगस्ट्रॉम की जो गेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं ये इजीली इन 3 कैविटीज को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। वाइल अगर हम इस 5 एंगस्ट्रॉम के गेस्ट मॉलिक्यूल की बात करें तो ये गेस्ट मॉलिक्यूल जो है इसका साइज या इसका डायमीटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पे जो कैविटी जो 4th कैविटी हमारे पास प्रेजेंट है इसका डायमीटर सिर्फ 4 एंगस्ट्रॉम का है। दैट्स वाई कि ये जो गेस्ट मॉलिक्यूल जो है ये इस कैविटी को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। सो देयरफॉर वी कैन से कि किसी भी क्रिस्टल लेटिस में और किसी भी क्लेथरेट्स में सभी कैविटीज एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई नहीं कर पाते। इसके पीछे रीजन ये होता है कि यहाँ पे साइज डिफरेंस जो है वो वेरी करता है। सो देयरफॉर जो भी क्लेथरेट कंपाउंड्स जो होते हैं दीज आर नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स, ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। अब मान लीजिए अगर हम इसी क्रिस्टल लेटिस की बात करें, अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो क्रिस्टल लेटिस जो है इस क्रिस्टल लेटिस में 2 होस्ट्स या 2 कैविटीज जो है इन 2 कैविटीज में 2 एटम्स प्रेजेंट है, यानी कि इन 2 एटम्स इन 2 कैविटीज को ऑक्यूपाई यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये जो 2 एटम्स इन कैविटीज में प्रेजेंट होंगे इन एटम्स के बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे कभी भी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन ये जो 2 गेस्ट मॉलिक्यूल्स जो इन 2 होस्ट मॉलिक्यूल्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं इनके बीच में वैन डर वाल्स अट्रैक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर हम इन क्लेथरेट्स के फॉर्मेशन की बात करें तो इन क्लेथरेट्स को फॉर्म करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं, यानी कि 2 कंडीशंस को हमें ध्यान में रखना होता है जिनसे हम क्लेथरेट्स की फॉर्मेशन कर पाते हैं। जो पहली कंडीशन जो है दैट इज जो भी होस्ट और वी कैन से जो भी कैविटी एक क्रिस्टल लेटिस में प्रेजेंट होती हैं इस कैविटी का साइज जो है वो एक एप्रोप्रिएट साइज, यानी कि इसका कैविटी का साइज जो है वो प्रॉपर साइज होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो है दैट इज कोई भी गेस्ट या कोई भी एटम, आइन और मॉलिक्यूल जो इन कैविटीज को ऑक्यूपाई करेगा इस कैविटी का साइज भी इक्वल होना चाहिए, यानी इस गेस्ट मॉलिक्यूल या इस गेस्ट एटम, आइन और मॉलिक्यूल का जो साइज या इसका जो डायमीटर होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए इस कैविटी के। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्रिस्टल लेटिस है एंड इस क्रिस्टल लेटिस में 2 कैविटीज यहाँ पे प्रेजेंट है, कैविटी ए एंड कैविटी बी। लेट्स सपोज कि कैविटी ए जो है इसका डायमीटर 1 एंगस्ट्रॉम है एंड दूसरी कैविटी का डायमीटर जो है वो 2 एंगस्ट्रॉम है। अब यहाँ पे वही इन 2 कैविटीज में सिर्फ वही वाले एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल यहाँ पे इंट्रैप या इन कैविटीज को वही एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर पाएंगे जिनका डायमीटर 1 एंगस्ट्रॉम या 2 एंगस्ट्रॉम होगा। अगर यहाँ पे कोई गेस्ट मॉलिक्यूल है जिसका डायमीटर 3 एंगस्ट्रॉम का होगा वो यहाँ पे इनके बीच में एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे गेस्ट मॉलिक्यूल का जो साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और इसके साथ साथ आपको ये चीज़ भी याद रखनी होगी कि जब भी क्लेथरेट फॉर्मेशन होती है, यानी कि जब भी एक फॉरेन मॉलिक्यूल इस कैविटी को ऑक्यूपाई करता है वो वहाँ पे परमानेंटली रिजाइड नहीं कर पाता। अब ये यहाँ पे परमानेंटली रिजाइड क्यों नहीं करता इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम इन क्लेथरेट्स की डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। सो दीज वर द 2 कंडीशंस जिनसे हम इन क्लेथरेट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अगर हम इन क्लेथरेट्स की स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी, अब ये क्लेथरेट्स जो है इनकी स्टेबिलिटी जो है इट डिपेंड्स अपॉन 2 मेजर थिंग्स वी कैन से। अब पहली चीज जो है दैट इज साइज जो गेस्ट और होस्ट का होता है, यानी कि एक फॉरेन एटम और एक कैविटी के बीच में जो साइज जो होता है वो एक एप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए, यानी कि जितना ज़्यादा एक गेस्ट मॉलिक्यूल फिट बैठेगा एक कैविटी में उतनी ज़्यादा वो इस क्लेथरेट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज वी हैव ए कैविटी हेयर।
अब ये कैविटी फॉर एग्जांपल 4 एंगस्ट्रॉम की कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस 4 एंगस्ट्रॉम की कैविटी को अगर एक 4 एंगस्ट्रॉम का गेस्ट मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि ये गेस्ट मोल यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे फिट बैठेगा इस कैविटी में, इसकी वजह से इस क्लेथरेट की स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और जो दूसरी चीज जो इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है, इन क्लेथरेट्स की स्टेबिलिटी को जो दूसरा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक क्रिस्टल लेटिस है। अब यहाँ पे जो कैविटी या यहाँ पे जो होस्ट प्रेजेंट है, अब इस होस्ट में जब भी कोई एटम या आयन इस होस्ट को ऑक्यूपाई करेगा, अब जितनी इस गेस्ट मॉलिक्यूल की या जितने इस एटम और आयन की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, उतना वो इंक्रीज करेगा इस क्लेथरेट की स्टेबिलिटी को। एंड जो तीसरा पॉइंट जो है, दैट इज जो भी गेस्ट मॉलिक्यूल यानी कि जो भी एटम और आयन इस कैविटी को ऑक्यूपाई करेगा, ये मॉलिक्यूल जो है, जितना ये मॉलिक्यूल वोलाटाइल होगा, यानी जितना एक गेस्ट मॉलिक्यूल वोलाटाइल होगा, उतनी वो इस क्लेथरेट की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एटम जो यहाँ पे रिजाइड कर रहा है, इस एटम का एक वोलाटाइल नेचर है। अब जितना इसका वोलाटाइल नेचर ज़्यादा होगा, उतना ये इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। सो वी कैन से कि अगर यहाँ पे इस होस्ट में एक गेस्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे रिजाइड कर रहा है, अगर इस गेस्ट मॉलिक्यूल की वोलाटाइलिटी बहुत कम होगी, तो कम वोलाटाइल होने की वजह से ये जो गेस्ट मॉलिक्यूल जो है, ये इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। और अगर हम इन क्लेथरेट्स के डिकम्पोजिशन की बात करें, तो ये क्लेथरेट्स जो है, ये डिकम्पोज होना स्टार्ट होते हैं जब भी हम क्लेथरेट्स को टेम्परेचर, और वी कैन से कि यहाँ पे इन क्लेथरेट्स को जब भी हम हीट करेंगे, तो जो मॉलिक्यूल एटम और आयन इन कैविटीज को ऑक्यूपाई कर रहे थे, ये इन कैविटीज को यहाँ पे छोड़ेंगे, यानी कि ये अपनी स्पेस को यहाँ पे लीव करेंगे, जिसकी वजह से ये क्लेथरेट कंपाउंड जो है, इसकी डिकम्पोजिशन यहाँ पे स्टार्ट होगी। एंड जो दूसरा फैक्टर जो है जिससे इन कंपाउंड्स की डिकम्पोजिशन होती है, दैट इज जब भी हम क्लेथरेट को किसी सूटेबल सॉल्वेंट, यानी किसी भी सॉल्वेंट में, या पर्टिकुलरली अगर हम किसी भी क्लेथरेट को अल्कोहल में डिजोल्व करते हैं, तो अल्कोहल में डिजोल्व करने के बाद ये क्लेथरेट्स जो हैं, ये अपनी इन इंटरस्टिशियल साइट्स या इन कैविटीज़ को यहाँ पे लीव करते हैं, जिसकी वजह से ये क्लेथरेट जो है, इनकी डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम इनके प्रिपरेशन की बात करें, क्लेथरेट्स अगर हम इनके प्रिपरेशन की बात करें, तो कौन से कंपाउंड्स हैं जो इन क्लेथरेट्स को प्रिपेयर कर पाते हैं, और वी कैन से कि कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इन क्लेथरेट्स को फॉर्म करते हैं। तो ये क्लेथरेट्स जो हैं जनरली नोबल गैसेस आर द स्पीशीज जो इन क्लेथरेट्स को फॉर्म करते हैं। अब इट्स एन ईजी थिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि क्लेथरेट फॉर्मेशन के लिए वी मस्ट हैव इंटरस्टिशियल साइट्स बिग इनफ, यानी कि हमारे पास इंटरस्टिशियल साइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंटरस्टिशियल साइट बड़ी होंगी, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि उतने ज़्यादा हमारे पास चांसेस इंक्रीज होते हैं जिनसे हम इन इंटरस्टिशियल साइट्स को यहाँ पे ऑक्यूपाई कर पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैविटी प्रेजेंट है। लेट्स सपोज इस कैविटी का डायमीटर जो है वो 5 एंगस्ट्रॉम का इसका डायमीटर है। अब ये, और दूसरी हमारे पास एक कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका डायमीटर जो है वो सिर्फ 1 एंगस्ट्रॉम का इसका डायमीटर है। अब ये 5 एंगस्ट्रॉम वाली की जो कैविटी है, इसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंट्रैप करवा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम की जो कैविटी है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंट्रैप नहीं कर पाएंगे। सो क्लेथरेट फॉर्मेशन के लिए कैविटीज़ जो हैं वो बड़ी होनी चाहिए। एंड वी नो कि नोबल गैसेस जो होते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेस होते हैं, इनका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। अब इनका साइज बड़ा होता है, दैट्स वाई इन नोबल गैसेस जो है ये इजीली इन क्लेथरेट्स को फॉर्म कर पाते हैं। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है
कि ये नोबल गैसेस जो है इनमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं जो जिसकी वजह से इनका साइज जो है वो बड़ा होता है, एंड कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से ये क्लैथरेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसको समझने के लिए वी मस्ट नो अबाउट एटॉमिक रेडियस। अब वी नो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस प्रेजेंट होती है। वी हैव वैन डर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस, एक्चुअल रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस। एंड जब भी हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, वी नो कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब ये एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होती है, इट्स अ सेपरेट टॉपिक। सो बट वी नो ये एटॉमिक रेडियस यहाँ पे डिक्रीज होगी, एंड जब हम बिलो द टेबल जाते हैं यानी डाउन द ग्रुप जब भी हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पे इंक्रीज होती है। अब लेट्स सपोज हमारे पास है वी हैव लिथियम एंड वी हैव नियॉन। अब जब भी हम लिथियम से नियॉन की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है। लेकिन जब एट द एंड ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी कि जब हम नोबल गैस की तरफ जाते हैं तो नोबल गैसेस में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो नोबल गैसेस जो होती हैं इनके पास वैन डर वाल्स रेडियस प्रेजेंट होती है, एंड वी नो कि जिन कंपाउंड्स के पास वैन डर वाल्स रेडियस होती हैं उनका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। फिर वो वाले कंपाउंड्स का साइज बड़ा होता है जिनके पास मेटालिक रेडियस होती है। फिर उसके बाद उन वाले कंपाउंड्स का साइज बड़ा होता है जिनके पास कोवेलेंट रेडियस होती है। सो दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। सो इन नोबल गैसेस के पास वैन डर वाल्स रेडियस होने की वजह से इन नोबल गैसेस का साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और अगर हम इन नोबल गैसेस की बात करें, इन नोबल गैसेस में वी हैव हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन। अब ये हीलियम जो है ये हीलियम क्लैथरेट्स की फॉर्मेशन नहीं करता, यानी कि इस हीलियम में क्लैथरेट फॉर्मेशन नहीं होती। एंड इट इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर्म क्लैथरेट्स। अब जब भी आपको ऐसा कोई ऑर्डर दिया होगा और ये पूछा जाए कि इनमें से क्लैथरेट्स कौन फॉर्म नहीं करता, इवन दो हीलियम जो है इट इज़ अ नोबल गैस फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन वी नो कि हीलियम जो है इसका साइज जो है और वी कैन से इसका एटॉमिक रेडियस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से अगर हम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस को इंक्रीज और डिक्रीज भी करते हैं तब भी यहाँ पे क्लैथरेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि इनका साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। अगर हम नियॉन की बात करें, नियॉन इट्स अ बॉर्डर लाइन, ये एक बॉर्डर लाइन स्पीशी होती है। बॉर्डर लाइन स्पीशी होने का मतलब यानी कि अगर हम आम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में नियॉन को रिएक्ट कराते हैं, आम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में नियॉन जो है वो क्लैथरेट्स की फॉर्मेशन नहीं करता। लेकिन अगर हम इसी नियॉन को 1650 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस को इंक्रीज करेंगे, तब उस टाइम ये नियॉन जो है ये इजीली इन क्लैथरेट्स की फॉर्मेशन कर सकता है। और अगर हम आर्गॉन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन की बात करें, ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में क्लैथरेट्स की फॉर्मेशन इजीली कर पाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट क्लैथरेट्स।